नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ। ये वीडियो 1857 के जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर है। इंडियन फ्रीडम की पहली फाइट कही जाती है कई साहित्यकारों के द्वारा या कई हिस्टोरियन के द्वारा। इसके ऊपर ये लेक्चर है, खास तौर से कंसेप्चुअल लेक्चर है। इसमें आपको व्हाट वैन वेयर वाली चीज़ें कम मिलेंगी और इसमें समझ पैदा करने वाली चीज़ें मिलेंगी, जिसके बाद हम एक लाइव क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। इस सेक्शन से हमारे करीब 2 लेक्चर बनने जा रहे हैं, जिसमें इसके बाद तीसरा लेक्चर हमारा क्वेश्चन बैंक का होगा। करीब करीब हमें 200 से 250 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने होंगे। 250 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, जिस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है। इट्स मॉडर्न इंडिया, किसी भी अकेले टॉपिक से आप ये 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसको अंत तक देखिएगा और एक समझ पैदा कीजिए। आसान टॉपिक माना जाता है इसको। लगभग जो इस स्तर तक पहुंचा हुआ है कि एग्ज़ाम देने जा रहा है टीचिंग का ग्रेजुएशन लेवल में, उसने इस विषय से छूता नहीं होगा वो। तो फैक्चुअल क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर हमें इन आए हुए क्वेश्चन को करने हैं, प्लस जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे उसमें आपका 1857 का जो विद्रोह है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। प्लस दूसरी चीज़ है कि टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर 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 ज्वाइन कर लो। एम विद राकेश आप सर्च करो, जो हमारा मेन चैनल है उसके नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। 17-18 हज़ार के आसपास लोग वहाँ होंगे, मिल जाएंगे आपको। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। सारी बातें हम लोग उसमें ज़्यादातर कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए यूट्यूब पे लेक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। उसको करिए, वहाँ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम ऑलरेडी दे देते हैं। क्या डिस्कशन के लिए जाना है वो हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमने जो कुछ फ्री पीडीएफ्स दी हैं, अभी तक हम सब कुछ आपको काफ़ी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसको एक्सेस करके पढ़ना शुरू कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की बड़ी ही इंटेंस पीडीएफ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, करीब 400 पेजों की। ऐप एमकृति ऐप आप देखेंगे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। उस पर करंट अफेयर के सेक्शन में पढ़ी हुई पीडीएफ ईमानदारी से पढ़ी हो, मेरे वो हैंड रिटन नोट्स हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ ली तो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया में आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप परिपक्व पकड़ ना बना पाएँ। कुछ बच्चों को वो थोड़ा ज़्यादा ऊँचे लेवल का लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो देखिए उसी स्तर का पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में देखा जाए तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है। भारत का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोल सकते हैं आप लोग, या बहुत से लोगों की अलग अलग राय है, हमको ये भी देखनी होगी। समय समय पे इसकी परिभाषाएं चेंज हुई कि भारत ने कब से संघर्ष करना शुरू किया और कब भारत का पहला संघर्ष हुआ। देखिए, पाबना विद्रोह को भी यह पहला संघर्ष के रूप में बोला जाता है, जिसको हम लोग इस लेक्चर के बाद अन्य विद्रोहों के रूप में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे पुस्तकों में अब तक हमने ये पढ़ा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो हमारे देश का पहला विद्रोह था। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, विद्रोह तो बहुत सारे हुए थे, इससे पहले भी हुए थे, इसके बाद भी हुए, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों था? इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। क्या ये मात्र एक सिपाही विद्रोह ही होता? बिकॉज इसकी शुरुआत तो सिपाही से हुई थी। क्या ये कितना कामयाब रहा और क्यों इसको एक बड़े संग्राम के रूप में देखा जाए? अगर आप 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें कि भाई ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, पहले और भी हुए थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर अपने आप में ये अनोखा संग्राम था। ठीक है, इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इस पे विचार जो साहित्यकार हैं उनकी विचार बहुत बटे हुए हैं। जो अंग्रेज साहित्यकार है ना, जो विदेशी यूरोपियन साहित्यकार हैं, वो ज़्यादातर मानते हैं कि वो डिमोरलाइज नहीं करना चाहते ना ब्रिटिश व्यवस्था को। तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक सैनिकों का एक विद्रोह मात्र था, एक सिपाही म्यूटिनी थी। आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, सिपाही म्यूटिनी थी। ये सिपाहियों का एक विद्रोह मात्र था, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सिंपली। कुछ इंडियंस राइटर ने इस पे किया है कि ये सिपाही विद्रोह तो था, लेकिन भारत में अपने आप का पहला अनोखा विद्रोह था, है ना। आर.सी. मजूमदार भी कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने शुरू होंगे और यहाँ से चीज़ें हम लेके आगे पढ़ते हैं। करीब 100 वर्ष 1757 में अगर आप जाते हैं तो उस समय ब्रिटिश सत्ता ने कंपनी ने अपनी मजबूती भारत में बैठाना शुरू की थी। और उसके 100 वर्षों के बाद भारत में इस प्रकार का उद्भेदन हुआ, भयंकर उद्भेदन हुआ। और ये उद्भेदन इतना मजबूत था कि 1885 तक ब्रिटिश सरकार हिलती रही। और इसीलिए कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं यही सोच के हुई थी। ब्रिटेन सरकार ने कांग्रेस की स्थापना में एक तरह से योगदान दिया। क्यों दिया? बिकॉज वो डरते थे कि 1857 जैसी घटना फिर से ना हो जाए। सेफ्टी थ्योरी ऑफ, है ना, सेफ्टी वॉल थ्योरी जो उन्होंने बोली थी, यही थी कि अब ऐसा कुछ गुबार मत भरने दो भारतीयों के मन में कि इतना बड़ा इवेंट क्रिएट हो जाए। तो चलते हैं।
विद्रोह के समय इंग्लैंड के, देखिए फैक्ट देख लेते हैं। विद्रोह के समय 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उसमें भारत में मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। ये शायर थे इसलिए इनको जफर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। प्रथम वायसराय भी यही बना था। उसके बाद कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कंपनी का मुख्य सेनापति और विद्रोह शुरू होने पर नियुक्त प्रमुख सेनापति कॉलिन कैंपबेल थे। कॉलिन कैंपबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जगह जगह इन लोगों ने अपने विद्रोह दबाए थे। अब यहाँ से चीज़ों को लेकर हम शुरू करते हैं। 1857 का जो विद्रोह था, सबसे पहले हम उसका स्वरूप देखेंगे, फेस देखेंगे। देखिए, कंपनी के शासन के जो 100 वर्ष थे उसके अत्याचार के बाद का ये एक काल था और जिसकी शुरुआत हुई थी सैनिक विद्रोह से। सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था। देखिए, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर बहुत लोगों में चुभन होती है और बहुत दिनों से पनपती है वो, है ना। कोई चीज़ तब, दूध फाइनली कटोरे में से तब गिरता है जब नीचे से पूरा उबाल धीरे धीरे आता है। वो उबाल आ रहा था लेकिन सब वेट कर रहे थे। जब दूध कटोरे से बाहर निकला, वो कटोरे से बाहर निकलने वाला इवेंट था सैनिक विद्रोह, है ना। तो ये घटना सैनिक विद्रोह तक ही सीमित रखना हमें इसके अन्याय होगा बोलना, बिकॉज इससे पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने इस घटना को आज नहीं तो कल होना है वो वाली बात कर दी। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है। लॉरेंस, ब्रिटिश राइटर हैं लॉरेंस, ट्रेवेलियन, मालसन, आर होम्स, नाम देख लीजिए। लॉरेंस, ट्रेवेलियन, मालसन या आर होम्स, इन्होंने बोला कि ये सिपाही विद्रोह था। क्या था ये? सिपाही विद्रोह था। एक किताब लिखी हुई है द एसे ऑन कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने भी बोला कि ये सिपाही विद्रोह था। क्लियर है। इसके बाद हम देखें, LER रीज ये नाम है। इन्होंने बोला था कि ये ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह था, ये, है ना, ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह था सिंपली। TR होम्स बोलते हैं ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। कहीं ना कहीं चीज़ें एक्नॉलेज हो रही हैं, बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष। सर जेम्स आउटरल लेन भी है दिल्ली में, W टेलर, इन दोनों लोगों ने क्या बोला कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और कुछ नहीं था। मतलब देखिए किस स्तर पे चीज़ों को लेकर खारिज करने की बात थी। जो हमारे धार्मिक बिलीव्स थे उसको हिंदू मुस्लिम का इन लोगों ने तमगा देने की कोशिश की, डिवाइड की। बेंजामिन डिज़राइली ने, जो कि ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और सोचिए, ना कि सैनिक विद्रोह। ब्रिटेन का नेता बोल रहा है, ठीक है, ब्रिटेन के एक नेता का बयान है, डिज़राइली जी का। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अशोक मेहता जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं द ग्रेट रिबेलियन। मतलब इसमें इनका जो मत था वो लगभग सैनिक विद्रोह की था, लेकिन पूरी तरह सैनिक विद्रोह के बारे में नहीं कहते कि सिर्फ ये सैनिक विद्रोह था, एक ऐसा विद्रोह जिसका भयंकर प्रभाव पड़ा। दूसरा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी थी? ये वीडी सावरकर की। बहुत फेमस है, पेपर में आता है भाई। विनायक दामोदर सावरकर, मित्र मेला संगठन, ठीक है, अभिनव भारत, इन्हीं के द्वारा संगठन थे वो। आरसी मजूमदार को इतिहास लेखन की जिम्मेदारी दी गई थी भारत की, आज़ाद भारत दिवस। इनकी एक पुस्तक थी द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, नाम से पता लग जाएगा आपको। तो जो वामपंथी विचारधारा थी वो इसको बेसिकली एक सिपॉय म्यूटनी तक देखती थी और सैनिक विद्रोह से अधिक ज़्यादा नहीं मानती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बुक किसकी है? आरसी मजूमदार की। डन हो गया। आगे की ओर अगर हम देखते हैं, विद्रोह के कारण बच्चे, यहाँ से मोटी मोटी बात आपको बताओगे। सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस रीजन एंड सिपाही रीजन, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक कारण कहते हैं। उस समय का समाज हमारा क्या था? उस समय का समाज हमारा जटिल था, धार्मिक रूप से मजबूत था, धार्मिक रूप से बटा हुआ था। उसके बाद हर धार्मिक रीतियाँ जो थी, जिसको कुरीतियाँ कहा जाएगा, उसको रीतियों के उसके बड़े सम्मान थे। तो अंग्रेज का वो पीरियड था 1857 से पहले, 1833, 1840, 1830 के आसपास, कि भारत से कई सारे जो कुरीतियाँ थी वो सफाई हुई उनकी, है ना। इससे समाज में विरोध हुआ, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह के ऊपर बैन लग रहा है, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर 1856 में अमेंडमेंट एक्ट आया, ईश्वर विद्यासागर की बहुत मेहनत थी, है ना, शारदा एक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि मतलब कि इससे समाज में ना ये नकारात्मक है कि ये हमारी व्यवस्थाओं को छेड़ने की कोशिश हो रही है, हमारे स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। एक ये रीज़न था, कोर रीज़न था, ठीक है।
तो जैसे विलियम बेंटिक हो गए या डलहौजी ने कुछ सुधार किए जो कि इनको अच्छे नहीं लगे हमारे समाज को, वहाँ विद्रोह था। जो कुरीतियों पे कार्रवाइयाँ हुई, शिशुवध हो गया, दास प्रथा हो गई, बंधुआ मजदूरी हो गया, है ना, विधवा पुनर्विवाह हो गया, सती प्रथा, ये बड़ी चीज़ें हुई थी जो 1830 से लेकर 1843, 45, 56 तक बदली हैं। 1843 में दास प्रथा बंद हुई, 1829 में सती प्रथा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। तो ये बहुत बड़ी चोट थी। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत का परमिशन दे दी कि आओ ईसाई धर्म वगैरह में काम करो, आप ईसाई धर्मांतरण करो। इससे चिढ़ हुई भाई कि ईसाई धर्मांतरण होना शुरू हो गया और इसको प्रोटेक्शन भी मिलनी शुरू हुई कि भारतीयों ने बोला कि भाई हिंदुओं ने कि अगर ईसाई धर्म अपनाएंगे तो हम अपने बेटों को बेदखल कर देंगे। सरकार कानून लेके आ गई कि अगर कोई इस ईसाई धर्म अपना लेता है तो भी उसे संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। वहाँ विद्रोह हो गए, वहाँ अंदर चिढ़ हो गई, ठीक है। फिर अकाल पड़े, उन अकालों को सही से हैंडल नहीं किया गया। 1837 का इतना फेमस अकाल था, बहुत बुरा हाल हुआ था, उसको हैंडल नहीं किया गया, ठीक है। यूरोपीय और भारतीयों से भेदभाव था, बिल्कुल भेदभाव था। भारतीयों को एकदम दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, उन्हें गलत शब्दों के साथ पुकारा जाता था, सामाजिक रूप से उनको हीन दिखाया जाता था। चाहे वो जैसी भी व्यवस्था हो, सरकारी व्यवस्था में भी भारतीयों को एक लेवल तक ही अधिकार था किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या, भारत के समाज में एक डिवाइड क्रिएट हो रहा था, भारत के समाज में एक डिवाइड क्रिएट हो रहा था। और अंदर तो पहले से डिवाइड था, कृषक बेहाल थे, लेकिन जो भारतीयों में पढ़ा लिखा तबका था वो अंग्रेजों के हिसाब से सोचता था, वहाँ आपस में डिवाइड था। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका भी यहाँ पे भेदभाव का शिकार था, लेकिन बोले किससे चिढ़ वो भी रहा था। जो आपके किसान हैं वो इसलिए चिढ़ रहे हैं, कि उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हैं, अकाल पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, टैक्सेस देने हैं, इस प्रकार की व्यवस्था क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अब देखिए धार्मिक रीजन की ओर बच्चे आ जाते हैं। धार्मिक रीजन हमारे समाज के साथ मिक्स था, धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा था, ऐसा बताया था ईसाई मिशनरियों का, वो एक बड़े असंतुष्ट का कारण था। दूसरा, सैनिकों की समस्याएं थी, सैनिकों के सामने समस्याएं थी, जो बताया था सैनिकों को समुद्र पार जाना हिंदू धर्म में मना था, तो सैनिक 7 समुद्र पार बोलते थे कि ले जा रहे हैं, बर्मा ले गए, अलग अलग जगह ले गए, तो उससे नाराज़गी थी कि हम नहीं जाएंगे, मजबूरी में करना पड़ रहा था। उसके बाद जो धार्मिक प्रतिष्ठान थे उस पर टैक्सेशन शुरू हो गया, जो मंदिर मस्जिद थे वहाँ की ज़मीनें थी उसके ऊपर कर आरोपित कर दिया कंपनी ने, ये एक विवाद का कारण हुआ। गोद लेने की जो प्रथा थी, ये धार्मिक प्रथा थी, इसका विरोध किया डलहौजी ने कि भाई गोद लोगे तो भी हम शासक नहीं मानेंगे उसको, या तुम्हारा वारिस नहीं मानेंगे। ये एक बहुत अंतरकलह थी, बहुत विरोध था। उस समय जो लोग थे ना, मतलब शासन के साथ आस्था के रूप से भी जुड़े हुए होते थे अपने शासक के साथ, तो और ये इसका इफेक्ट इनके दिमाग पे भी पड़ा कि ये तो भाई हमारी जो बरसों पुरानी जो पुरखों की बातें हैं बदला है, उसको भी अड़ंगा डाल रहे हैं। दूसरा, ईसाई बनने वाले व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार में ओके कर दिया, ये सारी चीज़ें। टीका लगाना है मना, टीका नहीं लगा सकते। कान वाली पहननी है धार्मिक रूप से, वो नहीं कर सकते। तो जो धार्मिक चिन्हीकरण थे, वस्त्र धारण थे, उस पर मना करने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश था, अलग अलग धर्म इसमें थे और बहुत सारे धर्म फलते फूलते थे, और उस समय के समाज में धर्म कहीं ना कहीं सबसे विशिष्ट भी हुआ करता था। तो इससे सीधे सीधे अंग्रेजों के प्रति नफरत पनपनी शुरू हुई, चाहे वो सैनिक हों चाहे वो आम लोग हों। अब देखिए आर्थिक कारण, बच्चे आर्थिक कारण बहुत फेमस है। शोषण की नीति थी, भारतीयों का सिर्फ शोषण किया जा रहा था, कच्चा माल लेना है और विदेश ले जाना है। इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी, वहाँ की नई नई फैक्ट्रियों को कच्चे माल की नीड थी। भारत से कच्चा माल लेते थे, वहाँ पे उससे प्रोडक्ट बनाते थे और इंडिया में हिला के डंप करते थे, है ना, जिसको बोला गया इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब भारत से वेल्थ पूरी वहाँ बह के चलेगी। कैसे? कच्चा माल भी भारत का ले गए और माल बना के भारत की मार्केट में ही फेंक रहे हैं। तो भारत का जो बुनकर है, भारत का जो उद्योग है, चौपट हो गया कि मशीन से जो माल बन के आता है सस्ता आता था, मार्केट खराब, मशीनों से जल्दी माल बनता था, कच्चा माल महंगा हो गया यहाँ पे, ये दिक्कतें। तो शोषण हो गया पूरी तरह। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है बच्चे, इसमें पूरा ये दिया हुआ है कि कैसे भारतीयों का शोषण हुआ उद्योग में, है ना। इन्होंने ही पहले हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, प्रति व्यक्ति आय जो 20 रुपये थी, आपको याद होगा। इसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत बताया कि धन कैसे बहा हमारे यहाँ से, ऐसे ही कच्चा माल वहाँ गया, वहाँ से डंप यहाँ हुआ, है ना। यहाँ के हमारे प्रोडक्ट बनने बंद हो गए, कोई खरीदेगा नहीं। अब हाथ से बुनी हुई साड़ी 3000 की मिलती है, मशीन से बुनी हुई साड़ी फटाफट 500 की मिलेगी, कौन खरीदेगा 3000 की, है ना। ये बातें हैं।
तीसरा सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, ऐसी चीज़ें हैं जिसने कमज़ोर कर दिया। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। बताते हैं 1870 के आसपास, बाद में भी 1800 उससे पहले भी 1797 में इतने भयंकर अकाल पड़े थे बंगाल में, वहाँ पे तो पूरी आबादी 1/3 हो गई थी, 1/3 घट गई थी मतलब, ठीक है, इतना बुरा हाल था। तो वो क्या था, वो परोक्ष रूप से ज्वाला जम रही थी कि अंग्रेज हमारे साथ में। अंग्रेजों ने कभी ये नहीं दिखाया, कंपनी ने, कि हम तुम्हारे ऊपर प्रशासक के रूप में, उन्होंने सिर्फ शोषक के रूप में अपनी भूमिका प्रबल किया, हम शोषक हैं आपके, ठीक। पॉलिटिकल कारण पे आते हैं। पॉलिटिकल कारण है कि मुगलों के प्रति नीति। मुगलों ने देखो 1803 से ही इनको 1864-65 से ही एक तरह से पेंशन में बांध दिया था। उसके बाद कंटिन्यूसली उनको एक किले के अंदर, मतलब 1803 के बाद तो मुगलों की सत्ता सिर्फ और सिर्फ किले तक सीमित रह गई थी, है ना, उन्हें कुछ भी करने का राइट नहीं था। तो और जो भारतीय थे वो मुगल को अपना सम्राट मानते थे। यहाँ वो इससे लोगों में इतना खुशी देखी जा सकती है। छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए अपना अपना, है ना, मुगल बादशाह को कमज़ोर करते चले गए। अब देखिए अवध के नवाब का अपमान। अवध के नवाब का अपमान आप देखिए कि वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में हटा दिया गया और उनके राज्य को मिला लिया गया, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, विलय की नीति के तहत। और अवध के क्षेत्र में, अवध के बताते हैं कि हर घर में सैनिक हुआ करते थे। सैनिक मतलब सैनिकों का पद वंशानुगत होता था बच्चे। तो ये अपमान उनको अपना सा महसूस हुआ कि यार मतलब इनको हटा दिया, वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था, है ना, 1856 में, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, है ना। उससे पहले भी 1765 में भी जो संधि हुई थी वो भी बहुत अपमानजनक संधि हुई थी, मुगलों ने की थी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, चलो 70-80 साल पुरानी, तो इसको हम कंसिडरेशन में मालूम नहीं लेते हैं। फिर भी जो लेटेस्ट था वो तो तात्कालिक चीज़ थी भाई, है ना, वहाँ पे हो गया। उसके बाद इनाम कमीशन की स्थापना। इनाम कमीशन की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। जो जमींदार थे और जो जागीरदार थे उनकी संपत्ति की जांच को लेके 20,000 जमींदारों की संपत्ति जब्त हो गई थी। जमींदारों में गुस्सा था इससे, ठीक है। शासकों से विलय के मतलब कि अलग अलग बहानों से ये सत्ता खींच रहे थे कि भाई 7-8 रियासतों से तो सिर्फ वारिस ना होने के कारण उन्होंने सत्ता खींच ली। ऐसे से बहाने बनाने के सिर्फ कंपनी का राज्य बढ़ता रहे, बात खत्म, है ना। तो विलय की नीति 1856 में लॉर्ड डलहौजी लेके आए। इसके अंतर्गत क्या था कि अगर किसी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो राज्य ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया जाएगा। फिर लोगों ने गोद लेना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, अपने लिए बच्चे। तो उन्होंने बोला गोद बच्चों को हम नहीं मानेंगे, जो बच्चे आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो रूलर नहीं होंगे, ठीक है। ये ऐसे कर दिया, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, है ना। गोद मना करने पे कि गोद नहीं लोगे, इसमें कौन कौन से राज्य इन्होंने हड़प लिए? सतारा मराठवाला, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम में आता है बच्चा, ठीक है ना, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सैनिक कारण की बात करते हैं। सैनिक कारण आप सबको ज़्यादा पता है। सैनिक जो थे वो धार्मिक भी थे, उनके धर्म पे बार बार चोट लग रही थी। सबसे पहली बात कि विदेश नहीं जाना चाहते थे, समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, मजबूरी थी जाने की। सैलरी इक्वल नहीं मिलती थी, यूरोपियन को अलग सैलरी, इंडियन को अलग सैलरी, जबकि सेना में मतलब 2.5 लाख से ऊपर भारतीय थे, मतलब 5 हिस्सा भारतीय थे, 1 हिस्सा सिर्फ यूरोपियन थे, लेकिन यूरोपियन का अधिकार ज़्यादा था वहाँ पे, अधिकारी वही होते थे। सैनिक लोग एक विशेष पद के बाद ऊपर नहीं जा सकते थे, है ना। तो ये इनके साथ बड़ा भेदभाव था, अपमानजनक तरीके से रहना पड़ता था, इनकी सुविधाओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा था, सैलरी को रिड्यूस किया जा रहा था, ठीक। गैर बराबरी थी, विदेश भेजने वाली बात, कारतूस वाली बात तो सबसे लेटेस्ट थी। सबसे लेटेस्ट जिस पे कि आंदोलन भड़का था बता दूं, वो भी बताऊंगा जब आंदोलन शुरू होगा तो। फिर धार्मिक चिन्हों का विरोध, अब भाई कुछ टीका फटीका लगा रखा उसका विरोध, है ना, तो उसका समस्या खड़ी हो गई। तो ये शुरू से, और ये 1857 से मंगल पांडे वाला घटने से काम नहीं हुआ, उससे पहले भी कई बार हुआ था। देखो 1806 में बेल्लोर में धार्मिक चिन्हों का विरोध हुआ था। यहाँ पे पहली बार विरोध किया था इन लोगों ने, सैनिकों ने, कि ये धार्मिक चिन्ह हम अपने नहीं हटाएंगे, ठीक है, रेजिमेंट ने। फिर किसी तरह इसको सल्टाया उल्टाया गया। 1764 में एक तरह से छोटा सा विद्रोह किया था सैनिकों ने, बक्सर वाले वॉर में। मुनरो की सेना के कुछ सैनिक जाके ना नवाब की सेना से मिल गए थे, छोटा सा, बहुत कम किताबों में ये जिक्र है आपको, ठीक है। तो ये समझ बनाने के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बक्सर युद्ध में देखो झलक दिखी थी। 1824 में बैरकपुर में 47वीं बटालियन थी, जो 87 रेजिमेंट, उसने समुद्र पार जाने से मना कर दिया था। बैरकपुर वही बंगाल वाला, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वाला। तो ये खोल रहा था ये, और ये एनी डे होना था ये, और ये बहाना मिल गया इस कारतूस से।
एक्चुअली इनफील्ड कंपनी ने एक नई कारतूस बनाई, इनफील्ड राइफलों के लिए कारतूस आए, और उसमें यह हुआ हो गई कि वो जो कारतूस हैं वो गाय की चर्बी से बने हुए हैं, गाय और सूअर की चर्बी से। इससे क्या हो गया कि लोगों ने, जो सैनिक थे, उन्होंने इसका यूज़ करने से मना कर दिया और उस कारतूस को दांत से खींच के पिन हटानी पड़ती थी, कैपिंग हटानी पड़ती थी, फिर फायर के लिए लगाना पड़ता था। इसका विरोध हुआ और इसके विरोध में कार्य होना शुरू हुआ। छोटे से कुछ रीजन और थे। 1854 में डाकघर एक्ट के तहत, पोस्ट एक्ट के तहत, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत जो सैनिकों को निःशुल्क पोस्ट की सुविधा मिलती थी वो बंद हो गई, चिट्ठियों भेजने की सुविधा। फिर 1856 में रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट आया गया। इसमें यह कर दिया गया कि भाई कंपल्शन कर दी गई नौकरी के लिए, और उसमें नियम कानून को बहुत सख्त कर दिया गया। इसका विरोध दुख था। अब तात्कालिक घटना पे आते हैं बच्चे। 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के बाद दमदम है जो, वहाँ पे कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया लोगों ने कि हम ये कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डेट देखिएगा 23 मार्च। 29 फरवरी को 34वीं बटालियन थी बच्चा, रेजिमेंट बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट थी, और उसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने इसका विरोध किया और संघर्ष में इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर गोली चला दी, जिसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट बाग नाम के एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई और मेजर सार्जेंट और ह्यूसन को गोली लगी। ये एक बड़ी घटना थी अपने आप में बहुत, कि अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने या हत्या करने वाली भारतीय सैनिक के द्वारा अपने आप में पहली घटना थी, और इसने पंप कर दिया अन्य भारतीय सैनिकों को जो किसी तरह से बस अपनी चीज़ों को रोक के बैठे थे, और एकदम से गुबार फूट पड़ा। लेकिन इसको जल्द ही से काबू पाने की कोशिश की अंग्रेजों ने, और 8 अप्रैल को एग्जाम्पल सेट कर दिया मंगल पांडे जी को फांसी देके। मंगल पांडे को फांसी हो गई। अंग्रेजों को लगा कि शायद ये घटना यहीं तक दबके रह जाएगी, लेकिन ये बात जो थी वो पहुंच चुकी थी आगे तक, और ये पहुंची मेरठ तक। आपका देखा जाए तो मुर्शिदाबाद इधर था, अब मेरठ आपका यहाँ था। चीज़ें जंगल में आग की तरफ फैली, और महीना बस 1 महीने का अंतर लगा आपको, मुश्किल से 20 दिन का। 24 अप्रैल को 99 सैनिकों ने मेरठ में कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे। अंग्रेज सरकार नाराज़ हो गई, और उसमें से 85 लोगों को 99 के ऊपर कार्रवाई हुई, जिससे 85 को 10 साल की सज़ा हुई, है ना, और उनको बर्खास्त किया गया। इस घटना ने बिल्कुल बुरी तरह से बौखला दिया गया लोगों को, और 10 मई को इसी सैनिक रेजिमेंट ने हमला कर दिया और इन सारे सैनिकों को छुड़ाया। कई अंग्रेजों पे गोलियां चलाई। 2200 की यूरोपीय टुकड़ी थी, 2200 यूरोपीय सैनिक थे यहाँ पे मेरठ में, छावनी में। सबको मतलब रोक नहीं पाए इन लोगों को, और एक भयंकर मूवमेंट जो सैनिकों का था, उत्पात करता हुआ, बहुत एग्रेसिव होके, जैसे उफनता हुआ जल होता है वैसे आगे की ओर बढ़े, और ये पहुँचते हैं तेज़ी से दिल्ली। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। वो दिल्ली पहुँचते हैं और मुगल बादशाह को बोल देते हैं कि आप हमारे सम्राट होंगे। मुगल बादशाह भी उस समय भाई उन लोक लज्जाओं के नाते, उनका हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि नहीं हम सम्राट बनेंगे, और हिम्मत दिखाई। उन्होंने सोचा कि शायद चीज़ें बदलने वाली हैं। 10 मई को जो गोली चल गई थी वो पता होगा आप लोगों को, मेरठ वाली, है ना, जो भाग गए थे सब लेके सबको। 11 मई को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं, और वहाँ पे दिल्ली का जो शस्त्रागार था अंग्रेज़ों का, मतलब आर्मरी थी, उसका प्रमुख था विलोबी, जनरल विलोबी। उसको इन्होंने हरा दिया और वहाँ से मुगल बादशाह को शासक डिक्लेयर करके भारत का सम्राट घोषित कर दिया, दिल्ली को आज़ाद घोषित कर दिया। ठीक है, और आगे की ओर निकल पड़े। दिल्ली को देखें तो दिल्ली में आंदोलन को काबू पाने में करीब अंग्रेज़ों को 3 से 4 महीने का समय लगा, और 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों को दोबारा कब्जा हो पाया। जॉन निकलसन ने इसमें हत्या हुई। जॉन निकलसन एक अंग्रेज अधिकारी था जिसमें उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया 20 सितंबर को। बहुत दर्दनाक एंड हुआ। इसमें बहादुर शाह जफर जी को रंगून भेज दिया गया, उनके बेटे और उनके पोते अबू बकर को गोली मार दी गई लाल किले के आगे। बहुत ही कुचलने का जैसा काम हुआ। ठीक है, इनके जो बेटे थे इनका तो बताते हैं कि तस्तरी में इनकी गर्दनें काट के लाई गई थी। इनका पोता था अबू बकर, उसे गोली मार दी गई थी। सम्राट को रंगून जेल भेज दिया गया बर्मा में, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पे इनकी मजार भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अब विद्रोह का प्रसार, फैलाव देखते हैं बच्चे। विद्रोह का जो फैलाव था वहाँ पे मेनली जो बच्चा विद्रोह था वो हमारे नॉर्थ इंडिया में फैला। दक्षिण भारत में इस विद्रोह का असर लगभग ना के बराबर था, ज़्यादा विद्रोह ये नहीं फैला। एक और बात हमें देखनी होगी कि बहुत सारे वर्ग इसमें हिस्सा ले नहीं पाए, जैसे स्टूडेंट्स, किसान, जिसको फैलाते हैं। ज़्यादातर बहुत से लोगों को ये लगा कि ये शासकों का अपनी सत्ता बचाने तक भर का संघर्ष था, क्योंकि भैया आप देखेंगे, और सैनिकों का प्रभाव इतना था कि सैनिकों से भी डर गए कि कहीं अगर हम भाग नहीं लेंगे तो सैनिक उनके ऊपर भी हमला ना करते हैं। ये दबाव था सैनिकों का, क्योंकि सैनिक बिल्कुल विद्रोही स्वरूप में हो चुके थे।
अब देखते हैं, ज़्यादातर जगहों पर सेना के साथ साथ जनता ने भागीदारी में हिस्सा लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यूपी की बात हो रही है, में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया। स्पेसिफिक होके चलते हैं। अब आते हैं लखनऊ पे बच्चे। लखनऊ में क्या हुआ? वाजिद अली शाह को जो कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था, इससे लोगों में विरोध था। जैसे ही आंदोलन हुआ, उनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने कमान संभाली और इनका एक अवयस्क 18 साल से छोटा उम्र का बच्चा था बिजरिस कादिर, उसको इन्होंने नवाब घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। और इसमें करीब 7-8 महीने का संघर्ष हुआ, जिसमें कि मार्च 1858 में जाके अंग्रेज़ दोबारा इस पर, जो अंग्रेज़ अधिकारी था कैंपबेल, उसने विद्रोह को शांत किया। उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और जो बेगम थी उन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और वो फिर नेपाल की ओर चली गई। फैज़ाबाद में कमान संभाली थी मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने। गुरिल्ला वॉर में बहुत फेमस थे, ये गुरिल्ला वॉर करते रहे, बाद में मारे गए ये भी। कानपुर में अंतिम पेशवा जो बालाजी सेकंड के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने नेतृत्व संभाला था। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। नाना साहब ने विद्रोह संभाला था, लेकिन जनरल ह्यूर्स ने, जब ये नाना साहब जब पेशवा बने, है ना, तो इनको बोला कि हम आपको ना, हम पे भरोसा रखिए, हम आपको यहाँ से निकाल के इलाहाबाद शिफ्ट कर देते हैं, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है। इनकी बातों में वो आ गए नाना साहब और इनको ले जाने सेफ पैसेज के चक्कर में इनकी हत्या कर दी गई कानपुर में ही, सत्ती चौरा नामक जगह पे, ठीक है। और इनके मरते ही आंदोलन बिल्कुल बिखर सा गया। इन नाना साहब को सपोर्ट करने वाले बहुत प्रमुख उनका सैन्य अधिकारी थे तात्या टोपे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। बहुत ही बड़े भयंकर लड़ाके थे और नाना साहब के जाने के बाद वो काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों को छकाते रहे, लेकिन ग्वालियर में सिंधियाओं की मदद से अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। 16 दिसंबर 1857 में तो अंग्रेज़ों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तात्या टोपे को अप्रैल 1859 में ग्वालियर में अंग्रेज़ों ने सिंधियाओं की मदद से पकड़ के मार दिया, ठीक है। ये चीज़ें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें ध्यान देनी, इससे ज़्यादा क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल ही आता है बच्चे, कंसेप्चुअल तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। झांसी में आपको पता है झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो उनके पति थे गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र नहीं था कोई, तो उन्होंने दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र था दामोदर राव, जिसको इन्होंने शासक मानने से मना कर दिया अंग्रेजों ने, और इन्होंने सैनिकों का समर्थन पाके फिर विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में बहुत ज़बरदस्त लड़ाकों में से एक थी, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की। 5 जून 1857 को ही यहाँ भी विद्रोह फैला था, लगभग ये वही समय था, हर जगह विद्रोह हो गया था, एक साथ इरप्ट हुआ था। इसमें इन्होंने विद्रोह किया, इनका संघर्ष जबरदस्त तरीके से। 23 मार्च को इनका पहला आमना सामना हुआ हीरोज से, अंग्रेज अधिकारी, और 8 दिन तक इनका लगभग परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध चलता रहा। फिर वहाँ से किसी तरह एक कालपी पहुंची, कालपी में इनकी सेना थोड़ी हारी, है ना, एक बार हारी, उसका दोबारा इन्होंने मुकाबला बहुत किया। इनका मुकाबला फिर अंग्रेजों की ज्वाइंट सेना से हुआ, स्मिथ और ह्यूरोज, है ना, क्योंकि अकेले ये दोनों डर गए थे बिल्कुल। इन दोनों ने एक होकर इनको मारने की कोशिश की। सिंधिया मतलब ग्वालियर के शासकों की मदद से इनको मई 1858 देखिए कभी लगभग 1 वर्ष तक आंदोलन के लगभग 1 वर्ष तक ये इन्होंने पूरा छकाया था, और ग्वालियर में फिर लास्ट में इनकी मृत्यु होती है इनकी ज्वाइंट सेना से के सामने, ठीक है, स्मिथ और ह्यूरोज। बिहार में ये बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। जगदीशपुर में एक जमींदार थे राजा कुंवर सिंह, या कुंवर सिंह याद कर सकते हैं, सबसे बुजुर्ग माने जाते हैं, सबसे बुजुर्ग नेता था ये मुगल काल के, 1857 के विद्रोहों में। जबरदस्त थे भाई, इन्होंने तो जितना हराया अंग्रेजों को शायद किसी ने हराया होगा। इन्होंने शाहाबाद में पहले वॉर में हराया, फिर अतरौलिया एक जगह है